हेलो स्टूडेंट्स। आज क्लास 8 का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है कॉलोनियल रूल इन इंडिया। तो आज इस कॉलोनियल रूल में हम 5 मेन टॉपिक्स पर बात करेंगे। कमिंग ऑफ द यूरोपियंस, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, बैटल ऑफ प्लासी 1757, बैटल ऑफ बक्सर 1764, सब्सिडरी अलायंस एंड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। सबसे पहले इंडिया में किस तरह से यूरोपीय आए, यूरोपीय किस तरह से। तो सबसे पहले सी रूट वास्को डी गामा ने 1498 में सी रूट डिस्कवर किया और वो था केप ऑफ गुड होप। और एक बार उसने सी रूट को किया तो उसके पीछे पीछे कई ट्रेडर्स कंपनी, कई यूरोपियन कंपनी, पोर्तुगीज, क्योंकि वास्को डी गामा पोर्तुगीज था तो पोर्तुगीज पहली कंपनी थी इंडिया में आने वाली, वो जो ट्रेड के लिए आई थी। तो फर्स्ट पीआईसी मींस पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी। पीआईसी, ईआईसी सभी के साथ आप देख रहे होंगे कि ईआईसी सबके साथ कॉमन लगा हुआ है। कॉमन का मतलब हो गया ये ईस्ट इंडिया कंपनी। ईआईसी मींस ईस्ट इंडिया कंपनी। पीआईसी पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, डीआईसी डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ईईआईसी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड एफईआईसी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब इंडिया, यानी इंडिया एक नोन कंट्री था जो पूरे यूरोप में लोग जानते थे इंडिया के, और इंडिया यूरोप से ईस्ट में है। इसीलिए जो इन लोग को ट्रेड के लिए लाइसेंस प्रोवाइड हुआ, जो वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ के जो मोनार्क इन लोगों को जो लाइसेंस प्रोवाइड किए, तो वो ईस्ट इंडिया के नाम से प्रोवाइड हुआ, क्योंकि इंडिया ईस्ट में था और इंडिया नॉन कंट्री था, इसीलिए सभी के नाम के आगे ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन फाइनली जब आपस में रिवेलरी हुई, कंपटीशन हुआ आपस में, और सुपरमेसी के लिए जो फाइट हुई, तो उसमें सबसे ज्यादा फाइट ईस्ट इंडिया कंपनी ने, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सुपरमेसी में सबसे टॉप पर आ गई। उसने सभी को डिफीट दे दी, डच, फ्रेंच एंड पोर्तुगीज सभी को डिफीट देकर वो इंडिया का सुप्रीम पावर बन गया। और इसीलिए आप किताबों में देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, दरअसल वो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन अब ईस्ट इंडिया कंपनी यानी सुप्रीम पावर हो गई, बाकी सभी का खेल उसने खत्म कर दिया। तो 4 कंपनियां, पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। पोर्तुगीज का जो मेन वर्क था, मेन ट्रेडिंग सेंटर थे, वो है गोवा, दमन, दीव एंड बेसिन। गोवा, दमन, दीव एंड बेसिन। डच का जो मेन सेंटर था वो था मछलीपट्टनम, पुलिकट एंड सूरत। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मेन सेंटर बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास एंड पौंडीचेरी। एंड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का पौंडीचेरी, मद्रास, चंद्रनगौर, ये मेन सेंटर थे जहां से ये पूरे ट्रेड को कंट्रोल करते थे। और फाइनली मैंने आपको बताया कि सबसे सुप्रीम पावर कौन हो गई? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी सुप्रीम पावर हो गई। और 1600 में ये इंडिया में आई। इनको 15 साल के लिए चार्टर्ड एक्ट मिला ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ ट्रेड करने का। और इन्होंने पहली फैक्ट्री 1613 में सूरत में एस्टेब्लिश की। कहां की? सूरत में पहली फैक्ट्री ईस्ट इंडिया कंपनी ने एस्टेब्लिश की। और उसके बाद ये धीरे धीरे अपने आप को, यानी आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब 1707 के बाद जब औरंगजेब की डेथ हो गई, उसके बाद ये धीरे धीरे से अपने पावर को इंक्रीज करते चले गए। और 1757 तक आते आते ये अपने आप को स्ट्रांग बना लिए। और उन्होंने पहला चैलेंज दिया नवाब ऑफ बंगाल, यानी बंगाल पूरे इंडिया में सबसे सुपर पावर था, उसने चैलेंज दिया नवाब। और यहां पर मोनार्क था सिराजुद्दौला और ब्रिटिश गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव के बीच एक बड़ी डिफीट हुई। और इस डिफीट में रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को डिफीट दी इस फाइट में।
और सिराजुद्दौला को डिफीट देकर वहां उसकी हत्या कर दी गई, उसे मार दिया गया। और उसके बाद एक पपेट किंग वहां पर सिराजुद्दौला का कमांडर इन चीफ मिर्जाफर, सिराजुद्दौला कमांडर इन चीफ मिर्जाफर को क्लाइव ने पपेट किंग बना दिया। तो बैटल ऑफ प्लासी एक इंपॉर्टेंट फाइट था, क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो गया, और कॉन्फिडेंस हाई होने के चलते वो अब पूरी इंडिया पर रूल करने के ड्रीम देखने लगा वो पूरा। और क्या मेन थे बैटल ऑफ प्लासी के मेन कॉन्सिक्वेंसेस? द ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट फ्री ट्रेडिंग राइट्स इन द प्रोविंस ऑफ बंगाल। यहां पर क्या हुआ? फ्री ट्रेडिंग राइट्स बंगाल में। सेकेंड पोजीशन पर ब्रिटिश गॉट जमींदारी टू 24 परगनाज एंड बिकेम de facto रूलर्स ऑफ बंगाल, यानी बंगाल के वो करीब करीब रूलर हो गए, और पूरा रेवेन्यू सिस्टम और सारे सिस्टम पर उन्होंने कंट्रोल कर लिया। द ब्रिटिश वर एबल टू यूटिलाइज द रिसोर्सेस ऑफ बंगाल टू मेंटेन एंड इक्विप द लार्ज आर्मी। वो उसके इक्विपमेंट, उसके रिसोर्सेस का यूज अपने लार्ज आर्मी को मेंटेन करने में वो करने लगे। एंड ब्रिटिश डिड ब्रिक ट्रेड द कंप्लीटली ड्रेन्ड एंड वेल्थ ऑफ बंगाल, यानी वो तेजी से यहाँ के जो ट्रेड थे, यहाँ के जो पैसे थे, वो तेजी से वो यहां से इंग्लैंड की तरफ शिफ्ट होने लगा। और जब इनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो गया तो इन्होंने बहुत ज्यादा समय नहीं लिया, और केवल 7 इयर्स में 1757 एंड 1764 एक बड़ी लड़ाई बैटल ऑफ बक्सर हुआ। बैटल ऑफ बक्सर एक की पॉइंट है इंडिया में। उसी वक्त इंडिया गुलाम हुआ और ये पूरी इंडिया के रूलर बन गए। तो बैटल ऑफ बक्सर में 3 कंबाइंड फोर्सेस को रॉबर्ट क्लाइव ने हरा दिया। वो कंबाइंड फोर्सेस थी अवध नवाब शुजा-उद-दौला, मुगल एम्पायर शाह आलम II एंड बंगाल नवाब मीर कासिम। तीनों की कंबाइंड फोर्सेस को बिहार के बक्सर में उसने 1764 में पूरी तरह डिफीट दे दी, और इस तरह से वो पूरे इंडिया का सुप्रीम पावर हो गया। तो ये कह सकते हैं कि हमारी गुलामी की जो तकदीर लिखी गई वो 1764 में लिख दे। क्या मेन कॉन्सिक्वेंसेस था, मेन क्या इम्पैक्ट पड़ा 1764 के बैटल के बाद? तो द पावरफुल नवाब was left the mercy of English. The district of Kota and Allahabad were taken from him. यानी इसमें कोटा और इलाहाबाद को उसने तुरंत कैप्चर कर लिया, क्योंकि वहां से वो मेन ट्रेडिंग सेंटर था, जहां से वो ट्रेड वो कंट्री को रूल कर सकता था। मुगल एम्पायर बिकेम द पेंशनर ऑफ ब्रिटिश, यानी ये जो मुगल एम्पायर शाह आलम II हैं, ये ब्रिटिश पेंशनर हो गए, और जो यहाँ पर ट्रेडर्स थे वो यहाँ के रूलर बन गए। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया की मेन रूलर हो गई, और नवाब मुगल एम्पायर शाह आलम II यहाँ के पेंशनर हो गए, यानी पेंशन पर अब वो काम रहने लगे, उनको अब कोई भी काम नहीं दिया गया। The settlement with Nawab of Bengal to English got the right of Diwani or the right of collect revenue in the province of Bengal, Bihar and Odisha। यानी बंगाल और बिहार उड़ीसा की राइट मुगल एम्पायर से इन्होंने छीन लिया एक तरह से पूरी तरह, और पूरे रेवेन्यू राइट इनके पास आ गए। एंड both the Nawab Bengal and Mughal Emperor became dependent on the British for security। और इनसे पूरी आर्मी छीन ले गई, इनका पूरा समझ लें कि आप उनका पूरा हाथ काट दिया गया, और पूरी तरह वो ब्रिटिश फोर्स पर डिपेंड रहने लगे। इनके एक मेजर इंप्लीमेंट हुआ। इसके बाद सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस का मतलब हुआ कि यहां पर जो प्रिंसली स्टेट्स थे, प्रिंसली स्टेट्स वो 565 प्रिंसली स्टेट थे,
और सभी के अपने फोर्सेस थे। लेकिन यहां पर रॉबर्ट लॉर्ड वेलेस्ली ने सब्सिडी अलायंस को इंट्रोड्यूस किया और 1798 में वेलेस्ली ने ये एक प्रपोजल रखा कि जो इंडियन रूलर्स हैं वो अपने फोर्स के बदला ब्रिटिश फोर्स का यूज करें। उन्होंने बोला कि इसके बदले मनी पे नहीं करना होगा। एक ट्रिक था, एक बड़ी बड़ी चाल थी ये ट्रिक था कि आपको पैसे पे नहीं करेंगे, आप ब्रिटिश फोर्स रखें, इससे आपकी पूरा एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रांग होगा, आपकी आर्मी स्ट्रांग होगी और बस आपको करना कुछ नहीं है, वो केवल उनके फोर्स को ट्रेनिंग के खर्च उठाना है, उनके रहने खाने का खर्च उठाना और एक जो ऑफिसर्स होगा वो उनके कोर्ट में होगा हमेशा के लिए। और सब कुछ शुरुआत में तो इंडियन किंग को लगा कि ये बहुत आसान है, बहुत अच्छा है और हमारे पास स्ट्रांग आर्मी होगी, बट ऐसा नहीं था। एक सोची समझी चाल थी और धीरे धीरे क्या हो गया, इंडियन रूलर्स डिपेंडेंट होने लगे, इनकी अपनी आर्मी रही ही नहीं और बाद में उसी को धीरे धीरे इन्होंने हड़प लिया और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में उनकी जब अपनी फोर्स नहीं काम हुई, कुछ रहा नहीं, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में कई ऐसे स्टेट को लॉर्ड डलहौजी ने अपने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पार्ट बना लिया। तो सब सब्सिडरी अलायंस में मेन कॉन्सेक्वेंसेस, द ब्रिटिश एग्रीड टू मेंटेन अ परमानेंट एंड फिक्स्ड सब्सिडरी फोर्सेस विद इन द टेरिटरी ऑफ देयर allies. In return, they did not take money but took over a part of territory of the ally. The ally could not maintain any relation with any other rulers without the approval of the British. यानी वो रख सकते थे, लेकिन जब तक ब्रिटिश फिर नहीं बोलते तब तक वो किसी दूसरे से रिलेशन नहीं रख सकते थे, किसी से बातचीत नहीं कर। अगर रिलेशन रखते तो पहले ब्रिटिश जो ऑफिशियल्स है उसको बताना होता था और उसके परमिशन के हिसाब से ही वो आगे किसी से रिलेशन रख सकते थे। 1848 में इंडिया के गवर्नर जनरल बन के आए लॉर्ड डलहौजी और उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एक नया पॉलिसी इंप्लीमेंट किया, यानी जिसके अपने हेयर नहीं हो, यानी जिसके अपने बच्चे नहीं हो, उनकी पूरी प्रॉपर्टी लैप्स हो जाएगी और वो ब्रिटिश प्रॉपर्टी का एक पार्ट हो जाएगा। और इस तरह से डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में लॉर्ड डलहौजी ने कई बड़े स्टेट को लेकर, कई बड़े स्टेट को उसने ब्रिटिश कैप्चर कर लिया और ब्रिटिश एम्पायर का, ईस्ट इंडिया कंपनी का एक पार्ट बना दिया। सतारा, झांसी, नागपुर, ग्वालियर, सिंध, अवध, ये कई बड़े नाम हैं जिसमें लॉर्ड डलहौजी ने, जिनको किसी न किसी बहाने से कहीं हेयर का प्रॉब्लम हुआ, यानी जिनके अपने बेटे नहीं हैं उनका प्रॉब्लम आया तो उनको एनेक्ट कर लिया। लेकिन अवध के साथ 1856 में एक डिफरेंट मामला आया। अवध में वाजिद अली शाह के साथ जो मामला था उसमें उनके अपने कई बच्चे थे, तो वहां पर उन्होंने मिस गवर्नेंस का एक इल्जाम लगाया कि मिस गवर्नेंस है, यहाँ अच्छा शासन नहीं होता है, यहाँ जो पब्लिक है बहुत दुखी है, इसीलिए अवध को एनेक्ट किया जा सकता है और 1856 में अवध को एनेक्ट कर लिया गया। ये एक बड़ा प्लान था और धीरे धीरे ब्रिटिश के अगेंस्ट इंडियन रूलर्स के मन में बहुत सारे जो पहले थे कि ब्रिटिश अच्छे हैं, धीरे धीरे इनको ये समझ में आ गया कि नहीं, ये ब्रिटिश बिल्कुल अच्छे नहीं है और एक चाल है और धीरे धीरे इनके एम्पायर को, इनके प्रॉपर्टी को वो सीज कर रहे हैं, हड़प ले रहे हैं। और इसी का बड़ा इंपैक्ट हुआ द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 में जितने भी रूलर्स थे, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में लखनऊ, इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर, नागपुर, कलकत्ता, कई जगहों से धीरे धीरे एक बड़ा रिवोल्ट हुआ। झांसी, रानी लक्ष्मीबाई, कई रिवोल्ट एक साथ मिलकर इन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट रिवोल्ट किए, लेकिन फाइनली वो भी सक्सेस नहीं हो पाया और ब्रिटिश फोर्स इतनी स्ट्रांग थी, इतनी वेल मेंटेन थी कि एक साल के अंदर
पूरे रिवोल्ट को उसने सप्रेस कर दिया, कुचल डाला, दबा दिया। तो आज मेन टॉपिक में हमने बताया कमिंग ऑफ द यूरोपियंस, ईस्ट इंडिया कंपनी, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्रिन और लैप्स। नेक्स्ट टॉपिक में कुछ और इंपॉर्टेंट बातें होगी।